हेलो बच्चों। तो इस वीडियोज़ में हम लेआउट ऑफ फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम देखेंगे। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले लेआउट ऑफ फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में पहला लेआउट जो होता है वो सिंगल एंड डबल लाइन मशीन लेआउट होता है, जिसको प्रोग्रेसिव लाइन टाइप भी कहते हैं। दूसरा लूप टाइप, तीसरा लैडर टाइप, चौथा ओपन फील्ड टाइप और पाँचवा रोबोट सेंटर टाइप या सर्कुलर टाइप। ठीक, ये पांचों आपके लेआउट होता है। तो बच्चों लेआउट क्या होता है? तो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में सबसे ज़्यादा लेआउट के डिज़ाइन बनाने में ध्यान दिया जाता है, क्योंकि लेआउट क्या है कि किस तरह का ऑपरेशन या किस तरह का प्रोसेस होना है, मशीनें कहाँ होंगी, प्रोसेस कैसे हो कंप्लीट होंगे, सब डिसाइड करता है लेआउट ही। मतलब ग्रुप टेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल पे ही लेआउट का डिज़ाइन किया जाता है। लेआउट के सिलेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा या लेआउट का सिलेक्शन मटेरियल हैंडलिंग पर डिपेंड करता है। मतलब लेआउट ही डिसाइड करता है कि एक ऑब्जेक्ट से एक ऑब्जेक्ट का ट्रांसफॉर्मेशन, स्थानांतरण किस जगह से किस जगह पे होना है, मतलब किस मशीन से किस मशीन को जाना है या कहाँ से कहाँ जाना है। ठीक है। तो लेआउट एक तरह से आप कह सकते हैं कि मटेरियल हैंडलिंग पे डिपेंड करता है। तो 5 प्रकार के हैं, 1 बाय 1 देखते हैं। पहला है प्रोग्रेसिव लेआउट, इसको सिंगल और डबल लाइन रो मशीन लेआउट भी कहते हैं। ये सबसे आसान होता है, सिंपल होता है। इस प्रकार के जो लेआउट होते हैं, ये जो आप दिख रहे हैं, इस प्रकार के लेआउट में जॉब और जो पार्ट्स हैं, जो जॉब या जो वर्क फ्लो है, ये जो जॉब है या पार्ट्स है, हैंडलिंग उपकरण एक सीधी रेखा में चलते हैं। ये एक आप सीधी रेखा देख सकते हैं। इसमें मशीन ऑटोमेटिक लगा हुआ है, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, मशीन 4 लगा हुआ है, लोड मैनुअली, अनलोड मैनुअली। ठीक। तो अच्छा, अभी बात ये कि जो ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स हैं, इस प्रकार के लेआउट में सबसे ज़्यादा प्रयोग होते हैं। सिंगल लाइन के मशीन लेआउट में मशीनें स्वचालित कन्वेयर के एक तरफ लगी होती हैं। मतलब सिंगल लाइन में जो ये मशीनें हैं, देखिए ये जो सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन में जो मशीनें हैं, मशीन 1, 2, 3, 4, क्या है कि लेआउट में ऑटोमेटिक कन्वेयर, जो ये कन्वेयर है, जो ऑटोमेटिक कन्वेयर है, इसके एक ही साइड लगे हैं। देख सकते हैं आप, ये पूरी मशीनें इस कन्वेयर के एक साइड में लगी हुई है। ठीक। तो ये कहलाएगा सिंगल लाइन लेआउट। अब डबल में क्या होगा? जबकि डबल लाइन लेआउट में सभी मशीनें जो ऑटोमेटिक कन्वेयर है उसके दोनों तरफ होंगी। मतलब इधर भी मशीनें होंगी और 1, 2, 3, 4 मशीनें उधर भी होंगी। ठीक। तो ये जो ऑटोमेटिक कन्वेयर है, इसके दोनों तरफ मशीनें होंगी तो डबल लाइन लेआउट होगा, और एक तरफ लगी होंगी तो सिंगल लाइन लेआउट होगा। ठीक। यहाँ जॉब पर ऑपरेशन एक ही दिशा या चरण में होता है, या मैं कहूँ कि यहाँ जॉब पर ऑपरेशन एक ही दिशा में स्टेप बाय स्टेप होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपने रख दिया, ये ऑटोमेटिक कन्वेयर है, ये ऑब्जेक्ट को देखिए पार्शियली कंप्लीटेड वर्क पार्ट्स, ये जो है इस वर्क जो रेड से बने हैं, ये वर्क पीस हैं जो अभी ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हुआ है इनके। तो ये एक ऑब्जेक्ट इन चारों मशीनों से होके जाएंगे, और जब ये अनलोडिंग होंगी, ये फाइनल कंप्लीट पार्ट्स आपको दिख रहा होगा जो ग्रीन कलर में। तो ऑब्जेक्ट यहाँ से जाएगा, ऑटोमेटिक कन्वेयर मशीन 1 पे जाएगा, ऑपरेशन होगा, 2 पे जाएगा, ऑपरेशन होगा, 3 पे ऑपरेशन होगा, 4 पे, और फाइनल प्रोडक्ट बन के निकल जाएगा। ठीक। स्टार्टिंग यहाँ से होगी। लोड मैनुअली करेंगे, मैनुअली अनलोड करेंगे। ठीक। तो पार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम यही है जो ऑटोमेटिक कन्वेयर कह रहा हूँ मैं। वर्क फ्लो लेफ्ट से राइट ही हो रहा है, यही डायरेक्शन। ठीक है। तो वही कह रहा है कि स्टेप बाय स्टेप ऑपरेशन होगा। जैसे मान लीजिए ये पहला वाला जो ऑब्जेक्ट है, इसको इस मशीन से चारों मशीनों से होकर गुजरना पड़ेगा। तो स्टेप बाय स्टेप ही काम करना, मतलब यूनि डायरेक्शनल है, एक दिशा में ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है बच्चों। चलिए, तो अगला है लूप लेआउट। लूप लेआउट क्या होता है, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो यह लूप के चारों ओर केवल दिशाहीन प्रवाह की अनुमति देता है, मतलब डायरेक्शनलेस फ्लो की परमिशन देता है। वर्कपीस को सुचारू रूप से प्रवाह के लिए किसी भी वर्क स्टेशन पर रोका जा सकता है। मतलब अब जरूरी नहीं है कि, जैसे मान लीजिए, पहले समझते हैं। देखिए ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ वर्क फ्लो। ये डायरेक्शन है वर्क फ्लो का। ऑब्जेक्ट ये जो रेड से दिख रहा है, ये
ये डायरेक्शन है वर्क फ्लो का, वर्क पीस के फ्लो होने का, ठीक, ऑटोमेटिक कन्वेयर से। पार्ट ट्रांसपोर्ट लूप, यही लूप बना रहे हैं जो पार्ट ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक। अब ये क्या है, लोड अनलोड कर रहे हैं, मतलब यहीं पे लोडिंग भी हो रही है। यहाँ पे देख लीजिए जो रेड है ये अभी बना नहीं है, रॉ मटेरियल है, मतलब इस वर्क पीस पे अभी काम नहीं हुआ है। तो स्टार्टिंग वर्क पार्ट से ही से यहाँ से लोडिंग भी कर रहा है, लोडिंग कर रहा है, ये जा रहा है, सारी मशीनें काम कर रही हैं, काम करके फिर सारी मशीनें ऑब्जेक्ट को यहीं पे दे रही हैं। देखिए यहाँ पे जा रहा है, यहाँ से आ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ से ये जो एरो दिख रहा है मशीन में बाबू, क्या हो रहा है, देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मान लीजिए अगर यहाँ से स्टार्ट किया आपने, ये गया, ये क्या होगा, यहाँ से पहले इस मशीन में जाएगा, इस मशीन में गया, इस मशीन वर्क हो करके ऑपरेशन हो करके निकल जाएगा, फिर इस मशीन में जाएगा, ये एरो दिख रहा होगा, इस मशीन में जाएगा, वर्क होगा, यहाँ से निकल जाएगा, फिर इस मशीन में जाएगा, वर्क हो करके यहाँ से निकल जाएगा, फिर इस मशीन में जाएगा, वर्क हो करके यहाँ से निकल जाएगा, इस मशीन में जाएगा, वर्क हो करके यहाँ से निकल जाएगा। इंस्पेक्शन ऑटोमेटिक होगा, यहाँ से इन होगा, यहाँ से निकल जाएगा, और यहीं से अनलोडिंग भी कर देंगे, मतलब लोडिंग भी यहीं से कर रहा है, अनलोडिंग भी यहीं से कर रहा है। तो स्टार्टिंग पॉइंट भी यही है, एंडिंग पॉइंट भी यही है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि पार्ट्स को हम एक डायरेक्शनल फ्लो दें, ये डायरेक्शन लेस है, किसी भी दिशा में। मान लीजिए हमें ऑपरेशन यहाँ पे ज़्यादा देर तक करना, तो यहाँ पे हम वर्कपीस को ज़्यादा देर तक रोक लेंगे, कोई इशू नहीं है। मतलब वर्कपीस को किसी भी स्थान पे, किसी भी मशीन के पास रोका जा सकता है, ठीक है, किसी भी वर्क स्टेशन पर रोका जा सकता है। अब लूप के एक छोर पर पार्ट्स के लिए लोडिंग और अनलोडिंग स्टेशन बने होते हैं। देखिए एक साइड में क्या है, लोडिंग अनलोडिंग स्टेशन बना हुआ है, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं लूप लेआउट, ठीक है बच्चों। चलिए लैडर टाइप लेआउट देख लीजिए, तो यह भी लूप लेआउट की तरह ही होता है। इसमें सीढ़ी नुमा दिखने वाला लेआउट होता है, जो आप देख रहे हैं सीढ़ी नुमा, ये मशीनें हैं ना, ठीक। इसमें जो रंग्स होते हैं, जिसको पायदान भी कहते हैं, कि दिखने वाली सीढ़ी बनी होती है, रंग्स की तरह, पायदान की तरह दिखने वाली सीढ़ी बनी होती है, जिन पर वर्क स्टेशन स्थित होते हैं। यह वर्कपीस के प्रवाह और यातायात की भीड़ के लिए, मतलब ट्रांसपोर्ट की भीड़ के लिए प्रदान किए जाते हैं। अब जो दिए जाते हैं वर्क स्टेशन, ये जो 1 मशीन 2 मशीन 3 मशीन 4 मशीन है, सब वर्क स्टेशन बने हैं, 1 2 3 4, ठीक। सबका अलग अलग वर्क स्टेशन दिया गया है, इसलिए ताकि ट्रांसपोर्टेशन में ट्रैफिक ना हो, जाम ना हो, अब पार्ट्स का या ऑब्जेक्ट्स का या प्रोडक्ट का, ठीक है। इस प्रकार के लेआउट का मुख्य लाभ, ज़्यादातर फ़ायदा क्या है कि कार्य स्थानों के बीच की दूरी हम कम कर देते हैं, और कम कर देंगे तो जो ट्रांसपोर्टेशन में टाइम लगता था वो कम हो जाएगा, बस यही पर्पज़ है। पहले यहाँ से मान लीजिए ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखिए स्टार्टिंग पार्ट्स है, यहाँ से जाएगा, मशीन 1 में गया, 1 से निकल गया, 2 में गया, 2 से निकल गया, 3 में गया, 3 से निकल गया, 4 में गया, और फाइनल यहाँ पर के फाइनल प्रोडक्ट निकल जाएगा। लोडिंग अनलोडिंग यही से होगी, लूप की तरह ही, लेकिन जो पूरा प्रोसेस घूमना नहीं है, यहीं से यहीं हो जाएगा, यहीं दूसरे से तीसरा चौथा, मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन डिस्टेंस है वो हमने कम कर दिया, तो ट्रांसपोर्टेशन टाइम कम लग जाएगा, तो मतलब जो प्रोडक्ट के सारे प्रोसेस कंप्लीट होने का जो टाइम है वो घट जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब आपका है ओपन फील्ड लेआउट। तो ओपन फील्ड लेआउट का मतलब ये है कि यह उस लूप लेआउट का अनुसरण करता है जहाँ पर वर्कपीस का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में करना होता है, और वहाँ पर इस प्रकार के लेआउट को प्रयोग करते हैं। मतलब ओपन टाइप है, देख लीजिए ओपन फील्ड है, कोई भी कहीं भी ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स होगा, ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स होंगी, जिस मशीन पे जहाँ ले जाना है पूरा वर्कपीस ओपन की तरह, कोई लूप नहीं है, कोई लाइन लेआउट नहीं है, कहीं भी कोई भी प्रोडक्ट जाएगा, कहीं भी ऑपरेशन होगा उसका, और वो फाइनल प्रोडक्ट एक जगह कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट जाएगा बंद करके, आपका कहीं किसी से भी आउटपुट हो जाएगा, ज़रूरी नहीं है, ओपन टाइप है, किसी में भी ज़रूरी नहीं है कि एक प्रोसेस को ही एक पाथ को फॉलो करे, नहीं, कोई कहीं भी जा सकता, ओपन टाइप, ठीक है। चलिए लैडर देख लिया आपने, ओपन फील्ड देख लिया, और देख लीजिए रोबोट सेंटर लेआउट देख लीजिए। तो रोबोट सेंटर लेआउट को सर्कुलर मशीन लेआउट भी कहते हैं। तो इस प्रकार के लेआउट में सभी मशीनें एक वृत्त के आकार में लगी होती हैं, देख लीजिए ये रोबोट ही लगा है, रोबोट क्या करेगा, यहाँ काम करेगा, यहाँ काम करेगा, मतलब जो इसका वर्क स्टेशन है, अभी हमने पीछे के चैप्टर में पढ़ाया था, वर्क स्टेशन क्या है, जितनी दूर तक ये काम करता है, ये सर्कुलर होगा, तो इसीलिए इसको रोबोट सेंटर लेआउट या सर्कुलर लेआउट भी कहते हैं, ठीक। औद्योगिक इंडस्ट्रियल रोबोट का जो लेआउट होता है, वर्कपीस को उठाने या रखने के लिए प्रयोग किया जाता है।
रोबोट लगभग वॉक्सेल के सेंटर में रहता है। ये मशीन टूल है, ये मशीन वर्क टेबल है। अब क्या करेगा रोबोट, यहाँ से यहाँ तक इसका वर्क स्टेशन होगा, मतलब रोटेट होगा, यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, मतलब जैसे जिस मशीन की ज़रूरत होगी, जैसे मशीन टूल या मशीन वर्क टेबल की, वो ऑपरेशन 1 बाय 1 मशीन पे प्रोडक्ट को पिक एंड प्लेस करता रहेगा, काम होता रहेगा। मतलब ये कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा सर्कुलर है। देख सकते हैं आप, ये यहीं से टर्न हो जाएगा रोबोट, यहाँ आ जाएगा, हम यहाँ चला जाएगा, हम यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो ये सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर वर्क स्पेस प्रोवाइड कर रहा है, इसीलिए इसको सर्कुलर लेआउट या रोबोट सेंटर लेआउट भी कहते हैं। ठीक है, चलिए। फ्लेक्सिबिलिटी इन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम आप बता ही दिया है, सारा फ्लेक्सिबल होता है। बच्चों एप्लीकेशंस क्या क्या है, तो बहुत सारे एप्लीकेशन है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के। पहला एप्लीकेशन है मेटल कटिंग मशीनिंग, मेटल फॉर्मिंग, असेंबली, ज्वाइनिंग, वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग, ग्लूइंग, सरफेस ट्रीटमेंट, इंस्पेक्शन, टेस्टिंग, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं ना। ये आप देख सकते हैं लेआउट है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का। ये सारे इंडस्ट्रियल लेआउट है, मैंने व्यूज़ दिखाने के लिए किया है। एडवांटेजेस क्या है बच्चों, लाभ बहुत है। सबसे पहला क्या, टू रिड्यूस सेटअप एंड क्यू टाइम्स, मतलब जो पक्ति में प्रोडक्ट का ऑपरेशन स्टेप बाय स्टेप होना है वो घट गया, और सेटअप टाइम भी घट गया। मशीनें फिक्स हैं, आप प्रोग्राम चेंज करिए, प्रोडक्ट डिफरेंट लेते जाइए, तो जो सेटअप टाइम है वो घट गया। इम्प्रूव एफिशिएंसी, और जब सेटअप टाइम घट गया, क्यू टाइम्स घट गया, तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ी गई। रिड्यूस टाइम फॉर प्रोडक्ट कंप्लीशन, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितना समय लगता था वो घट जाएगा, क्योंकि सारा ऑटोमेटिक है, तो टाइम घट जाएगा प्रोडक्शन का। यूटिलाइज ह्यूमन वर्कर्स बेटर, अब इसमें जैसे क्या है कि अगर मैं एक इंडस्ट्री में आदमी को काम पे लगाऊं, तो मैं भी ह्यूमन काम को रुक रुक करके कर सकता है, इंटरमिटेंट हो सकता है। लेकिन अगर मशीन है, ऑटोमेटिक है, तो वो एक फिक्स टाइम पे प्रोडक्ट का डिज़ाइन करेगा। मान लीजिए 10 सेकंड में एक प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहा है, वो फिक्स है। तो ह्यूमन अगर उस मशीन पे लगा हुआ है, उसको जो भी प्रोसेस बाकी का ह्यूमन है, लोडिंग अनलोडिंग अगर मैनुअल भी कर रहा है, तो वो ह्यूमन बिजी रहेगा। मतलब वो ह्यूमन के जो वर्कर्स हैं उनके टाइम को हम बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इम्प्रूव प्रोडक्ट रूटिंग, और जो प्रोडक्ट की रूटिंग्स हैं उसको भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। जो प्रोडक्ट की रूटिंग्स है, लेआउट है, उसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं। यह इम्प्रूव करता है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। प्रोड्यूस ए वैरायटी ऑफ आइटम्स अंडर वन रूफ, एक ही छत के नीचे सभी तरह के प्रोडक्ट मतलब उत्पाद का उत्पादन किया जा सकता है। जैसा कि मैंने बताया, ये फ्लेक्सिबल, नाम ही है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। आप प्रोग्रामिंग प्रोसेस सब कुछ चेंज करिए, डिफरेंट प्रोडक्ट बनता जाएगा। तो मतलब वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट हम एक ही छत के नीचे बना सकते हैं। इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी, और क्योंकि सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक है, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल, न्यूमेरिकल कंट्रोल की मदद से प्रोडक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी डेफिनेटली इम्प्रूव होगी। सर्व वैरायटी ऑफ वेंडर्स साइमल्टेनियसली, अब क्या है कि मान लीजिए मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, तो मैं वेंडर्स को सर्व करूँगा ही, तो वैरायटी ऑफ वेंडर्स को मैं कई सारे वेंडर्स को एक साथ सर्व कर सकता हूँ। मतलब कई सारे प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई में कर सकता हूँ। प्रोडक्ट मोर क्विकली, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से बना सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस मोर प्रोडक्ट मोर क्विकली, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जल्दी से जल्दी उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो डिसएडवांटेजेस क्या है, हाँ, अब क्योंकि सारी मशीनें हैं, ऑटोमेटिक गाइडेड व्हीकल्स हैं, न्यूमेरिकल कंट्रोल है, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए अगर रोबोट कन्वेयर इस्तेमाल कर रहे हैं आप, रोबोट मटेरियल हैंडलिंग इस्तेमाल कर रहा है, तो एक्सपेंसिव होगा, नो डाउट। सब्सटेंशियल प्री प्लानिंग एक्टिविटी, इन सब चीज़ों के लिए कोई एक प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग के लिए प्रोग्रामिंग से लगाए, प्रोसेस से लगाए, रॉ मटेरियल से लगाए, फाइनल प्रोडक्ट तक की जो प्लानिंग है वो पहले करनी पड़ती है। ठीक है, चलिए। तो एक लिमिटेशंस भी हैं इसके, कि लिमिटेशंस क्या है कि जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, आप डिसएडवांटेजेस कह लीजिए या लिमिटेशंस कह लीजिए, कि इसकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, प्रारंभिक निवेश है, वो बहुत अधिक होता है, क्योंकि सारी मशीनें कॉस्टली होती हैं। और कह रहा है कि जो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है एक कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है।
आसान नहीं है प्रोग्रामिंग प्रोसेस, मतलब रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट बनाना, ठीक है, सब कुछ डिसाइड करना पड़ता है, तो कुछ लिमिटेशंस भी हैं, तो आप देख लीजिएगा। इस तरह से ये चैप्टर फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम ख़त्म होता है बच्चों। तो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम ख़त्म हो गया। आगे हम कैड मैन्युफैक्चरिंग पढ़ाएंगे, मतलब पीछे का चैप्टर है, और पहले छोटे छोटे चैप्टर्स में ख़त्म कर रहा हूँ, उसके बाद हम बड़े चैप्टर्स पे जाएंगे। तो कैड मैन्युफैक्चरिंग होगा, कैड मैन्युफैक्चरिंग के बाद आपका व्यूइंग मॉडल्स इन 3D ऑब्जेक्ट होगा या व्यूइंग ऑब्जेक्ट्स इन 3D मॉडल्स होगा। उसके बाद आपका जो भी चैप्टर है हम कर देंगे, ठीक है ना। सॉलिड मॉडलिंग होगा, वो हो जाएगा। इंट्रोडक्शन मैंने पढ़ा ही दिया था, तो बस एक चैप्टर छोड़, जो इंट्रोडक्शन मैंने पढ़ाया था वो छोड़ करके बाकी सब मैं कंप्लीट करूँगा, निश्चिंत रहिए आप, ठीक है। चलो ठीक है, बाय।